Hello guys, my name is Mohammad Sajid Khan. Today I introduce the introduction of thermodynamics कि आज हम बताएंगे कि थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है, उसकी बेसिक्स और इंट्रो के बारे में हम डिस्कस करेंगे। थर्मोडायनेमिक्स थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली एक थर्मो फिजिकल केमिस्ट्री की एक ब्रांच के अंदर थर्मोडायनेमिक्स आ रही होती है, जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं बेसिकली ओवरऑल एनर्जी और साइंस के बारे में, जिसके अंदर हम डिस्कस करते हैं बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स। ओल्डन डेज के अंदर हम बोलते थे भाई थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसके अंदर हम स्टडी करते हैं डायनेमिक्स। थर्म मीन्स हीट एंड द डायनेमिक मीन्स पावर, कि जिसके अंदर हम बोलते थे कि भाई कि कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू पावर को हम थर्मोडायनेमिक्स का नाम देते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा, डिफरेंट केमिस्ट ने, डिफरेंट रिसर्चर ने इसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया। देन फिर वो इस नतीजे पे पहुंचे कि सिर्फ और सिर्फ हीट का पावर में ट्रांसफॉर्म्ड होना थर्मोडायनेमिक्स नहीं है, बल्कि थर्मोडायनेमिक्स में डिफरेंट टाइप्स की एनर्जी, डिफरेंट सोर्सेज की एनर्जीज भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो रही होती हैं। बेसिकली ये एक ऐसी ब्रांच है फिजिकल केमिस्ट्री की जिसमें हम स्टडी करते हैं ओवरऑल तमाम एनर्जी की टाइप्स की ट्रांसफॉर्मेशंस, उनकी इंटरकन्वर्जन एंड देन उनकी जो मैटर के साथ जो इंटरेक्शंस हो रही है, जो रिलेशनशिप बन रही है उनकी प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के दरमियान, वो थर्मोडायनेमिक्स को कैरेक्टराइज कर रहा होता है। ठीक है, अब बात आते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स के अंदर तो वेरियस लॉज इंक्लूड हो जाते हैं, जैसे लाइक फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स एंड देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैं अभी ओवरऑल इंट्रो दे रहा हूँ, जैसे मैंने शुरुआत के अंदर मैंने बताया, तो इसलिए मैं सिर्फ और सिर्फ हल्का सा डिफाइन कर रहा हूँ कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है, देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के प्रिंसिपल पे बेस्ड करता है, जो कि डिफाइन करता है कि एनर्जी ओवरऑल सिस्टम की कांस्टेंट है, फिक्स्ड है, चेंज नहीं हो रही। एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है और ना ही क्रिएट की जा सकती है। सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में उसकी इंटर कन्वर्जन टेक प्लेस हो सकती है। ये फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिफाइन करता है। जबकि दूसरी जानिब जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, वो क्या डिफाइन कर रहा है? वो डिफाइन कर रहा है कि डायरेक्शन ऑफ एनर्जी, कि एनर्जी की क्वालिटी क्या है, उसकी क्वांटिटी क्या है, और उसकी जो डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन के अंदर एनर्जी ट्रांसफर्ड हो रहा होता है। एक्चुअल प्रोसेस के अंदर अगर मैं देखूं, नेचर के अंदर जो एनर्जी की ट्रांसफॉर्मेशन होती है वो हमेशा फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर होती है। अगर मैं कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल एजेंसी के थ्रू एनर्जी को ट्रांसफर कर सकता हूँ लो टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, लेकिन इसके लिए एक्सटर्नल फोर्स या एजेंसी की रिक्वायरमेंट होगी, जैसे हमारे पास रेफ्रिजरेशन साइकिल्स में या कंप्रेसर वगैरह में रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट अप्रोचेस टू थर्मोडायनेमिक्स। बेसिकली थर्मोडायनेमिक्स में मेरे पास दो अप्रोचेस आ रही होती है। नंबर वन क्लासिकल अप्रोच है थर्मोडायनेमिक्स की, एंड नंबर टू स्टैटिस्टिकल अप्रोच टू थर्मोडायनेमिक्स। क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली मैक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ पार्टिकल्स को डिफाइन कर रही होती है, जिसके अंदर हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स के बिहेवियर को, उनकी नेचर को आइडेंटिफाई नहीं करते, सिर्फ और सिर्फ मैक्रोस्कोपिक लेवल के ऊपर हम उनकी प्रॉब्लम सॉल्वर के तौर पे काम कर रहे होते हैं। मैक्रोस्कोपिक का मतलब है कि उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास मैक्रोस्कोपिक लेवल पे है, जो कि हम विजिबल हो, हम सिंपल नेकेड आई से देख सकते हो, वो मेरे पास क्लासिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। कोई माइक्रोस्कोपिक इन्वॉल्वमेंट इसमें इंक्लूड नहीं होती है। जबकि स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में जितनी भी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स होती हैं रिलेटेड टू मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट वगैरह के लिहाज से माइक्रोस्कोपिक लेवल पे, वो तमाम हम स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स में कर रहे होते हैं, जिसके अंदर हम इंडिविजुअल पार्टिकल्स और उनकी मॉलिक्यूल्स की बिहेवियर, उनकी काइनेटिक एनर्जी, इन तमाम चीज़ों को हम डिस्कस कर रहे होते हैं स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। देन एप्लीकेशन एरिया थर्मोडायनेमिक्स का क्या है भाई? थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली ओवरऑल सिर्फ केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर नहीं, बल्कि वेरियस इंजीनियरिंग के पार्ट्स में, वेरियस इंजीनियरिंग एक्टिविटीज़ में, एजुकेशंस के अंदर विद रिस्पेक्ट टू एनर्जी और मैटर की इंटरेक्शन की रिस्पेक्ट से डिफरेंट फॉर्म्स के अंदर हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स सिस्टम्स के अंदर एप्लीकेबल होती है, जिसके अंदर जस्ट लाइक ह्यूमन बॉडी के अंदर एयर कंडीशनिंग सिस्टम्स हो गए, एयरप्लेन्स हो गए, कार रेडिएटर्स,
पावर प्लांट्स, रेफ्रिजरेशन सिस्टम, डिफरेंट यूनिट्स के अंदर थर्मोडायनेमिक्स एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है डायमेंशंस एंड यूनिट्स। डायमेंशन क्या होती है? बेसिकली आमतौर पे अगर मैं मैथमेटिक्स की बात करूं, डायमेंशन डिफाइन करती है कि एक्सिस को, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, दैट इज अ डायमेंशंस, जो कि उसके रेक्टेंगल्स वगैरह जो फिगर्स हैं, पैरेललोग्राम है, उनकी डायमेंशंस एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में कितनी विड्थ है, कितनी लेंथ है, दैट इज अ डायमेंशन इन टर्म्स ऑफ मैथमेटिक्स। बट इन द फिजिकल साइंसेज एंड इन द केमिकल साइंसेज के अंदर डायमेंशंस हम डिस्क्राइब करती है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को, डायमेंशन से हम कैरेक्टराइज किया जाता है। या दूसरे मानों में मैं ये भी बोल सकता हूँ कि एक ऐसी यूनिट जो कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर बेसिक फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर दे, वो डायमेंशंस कहलाएगा। बेसिकली अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में दो पार्ट्स होते हैं। एक तो पहला उसका मैग्नीट्यूड होता है जिसे हम अमाउंट से डिफाइन करते हैं, और दूसरा उसकी यूनिट होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं 5 किलोग्राम शुगर लेने के लिए, तो वहां पे अगर मैं देखूं तो जो 5 kg है, उस 5 kg के अंदर जो 5 है वो डिफाइन कर रहा है मैग्नीट्यूड को, अमाउंट ऑफ शुगर को। दूसरी जानिब जो kg है वो उसकी यूनिट को डिफाइन कर रहा है। ओके, लेकिन अब 5 kg मेरे पास मास को कैरेक्टराइज कर रहा है, तो इस 5 kg की जो डायमेंशंस होगी वो कैपिटल एम होगी, जो कि क्योंकि कुछ फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशंस कांस्टेंट है, फिक्स्ड है। जैसे लेंथ हो गई, लेंथ की हम एल ले रहे होते हैं कैपिटल एल के अंदर, टाइम की कैपिटल टी लेते हैं, इसी तरह मास की कैपिटल एम लेते हैं। फिर इनके टर्म्स में हम डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज को, डायमेंशंस को कैरेक्टराइज कर रहे होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट मेरे पास जो वेलोसिटी हो गई, एनर्जी हो गई, या वॉल्यूम्स वगैरह हो गए, ये तमाम ड्राइव डायमेंशंस के अंदर होता है, क्योंकि वो इन्हीं तीन फंडामेंटल डायमेंशन से कैरेक्टराइज किए जाते हैं। इस वजह से इन्हें हम ड्राइव डायमेंशंस का नाम दे रहे होते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ यूनिट्स और डायमेंशंस लिखी हुई हैं। जैसे लेंथ है, लेंथ की यूनिट मीटर है, मास की केजी, टाइम की सेकेंड, एंड देन सो ऑन टू अमाउंट ऑफ मैटर। ये मेरे पास कुछ 7 बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, जिन्हें हम बेसिक फंडामेंटल क्वांटिटीज इसलिए बोल रहे हैं। यही 7 फिजिकल क्वांटिटीज वो है जिनकी बिहाफ पे जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज है उन तमाम को ड्राइव और कैरेक्टराइज किया जाता है इन्हीं 7 क्वांटिटीज की बेसिस पे। इसके बाद यहाँ पे स्टैंडर्ड प्रीफिक्स के नाम से जो एसआई यूनिट्स दिए हुए हैं, ये मल्टीपल फैक्टर्स को डिफाइन कर रहा है। जैसे हमने इंटरमीडिएट लेवल के अंदर तो मिली, माइक्रो, सेंटीमीटर वगैरह के बारे में फैक्टर्स पढ़े हैं, लेकिन आगे इंजीनियरिंग लेवल्स के ऊपर मेरे पास फैक्टर्स यहाँ पे दिए हुए हैं। जैसे 10 की पावर 12 डिफाइन कर रहा है टेरा को, 10 की पावर 9 गीगा को डिफाइन करता है, 10 की पावर 6 मेगा को, इसी तरह ये सो ऑन टू 10 की पावर -12 तक ये प्रीफिक्स डिफाइन कर रहा है सबको। सिस्टम एंड कंट्रोल वॉल्यूम्स। सिस्टम बेसिकली क्या होता है? सिस्टम बेसिकली एक, समझ सकते हैं कि कोई भी एनीथिंग इज अ क्वांटिटी ऑफ मैटर और रीजन इन अ स्पेस चूजन फॉर स्टडी। कोई भी चीज़ जो कि अंडर स्टडी हो या अंडर ऑब्जर्वेशन हो, वो हमारा सिस्टम को डिफाइन करता है। बेसिकली 3 टर्मिनोलॉजीज होती हैं जब भी हम सिस्टम की स्टडी करते हैं। पहली चीज़, एक तो सिस्टम जिसमें हम स्टडी कर रहे हैं। दूसरी चीज़, उसके इर्द गिर्द का जो इन्वायरमेंट है, जो सराउंडिंग्स है सिस्टम के आउटसाइड का, जिसे हम सराउंडिंग के नाम से डिफाइन करते हैं। और तीसरी चीज़, उसका बाउंड्री, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को जो लेयर या जो बाउंड्री या जो लेयर उन दोनों को सेपरेट आउट कर रही है, उसे हम बाउंड्री से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें हैं सिस्टम के अंदर जो हम लाजमी तौर पे यूज़ करते हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे एक छोटी सी फिगर की, जिसे डिफाइन किया गया है सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री की। इसमें अगर मैं देखूँ तो ये जो फिगर बनी हुई, इसके अंदर जो अंडर ऑब्जर्वेशन है ये सिस्टम है, इसके बाहर का जो आउटसाइड पार्ट है वो उसे सराउंडिंग का नाम दिया हुआ है, और जो इसकी जो वॉल है, इस वॉल को डिफाइन कर रहा है बाउंड्री को, जो कि सिस्टम और सराउंडिंग को अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम की। सिस्टम की वैसे तो अगर मैं बात करूं, बहुत सी टाइप्स है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम और विद रिस्पेक्ट टू मास। यहाँ पे सिर्फ हमने 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम को डिफाइन किया है। नंबर 1 है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम नाम से पता चल रहा है जो ओवरऑल क्लोज हो,
जिसके अंदर मास कांस्टेंट हो, मास के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आ रही हो, ना कोई अमाउंट मैटर का इन हो ना ही अमाउंट मैटर का आउट हो, बट लेकिन उस सिस्टम के दौरान एनर्जी इंटर और लीव हो सकती है। तो इस तरह के सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम से डिफाइन करते हैं। और एक और चीज, क्लोज सिस्टम में ये जरूरी नहीं है कि हमेशा उसका जो वॉल्यूम है सिस्टम का वो फिक्स्ड रहे, वॉल्यूम फिक्स नहीं रहता क्लोज सिस्टम के अंदर। दूसरी जाने क्लोज सिस्टम की जो स्पेशल सिचुएशन है वो हमारे पास आ जाती है आइसोलेटेड सिस्टम की। आइसोलेटेड सिस्टम बिल्कुल एक अलग थलग सेपरेट सिस्टम है, जिसके अंदर ना ही कोई मास इन और आउट हो सकता है, ना ही कोई एनर्जी इन और आउट हो सकती है। इस तरह के स्पेशल सिचुएशन ऑफ क्लोज सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम का नाम दे रहे होते हैं। फिर थर्ड जो टाइप है सिस्टम की वो है ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम को हम कंट्रोल वॉल्यूम से भी डिफाइन कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी सिलेक्टेड रीजन होता है स्पेस के अंदर जिसके हम स्टडी कर रहे होते हैं, उसका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स्ड होता है। कंट्रोल का मतलब है वॉल्यूम फिक्स्ड है, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मास इन और आउट हो सकता है, एनर्जी इन और आउट हो सकती है, लेकिन ओवरऑल वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा। तो इसे हम ओपन सिस्टम का नाम देते हैं। इसकी एप्लीकेशंस क्या है, जैसे लाइक हमारे पास मास फ्लो के अंदर ये एप्लीकेबल होता है। जैसे लाइक कंप्रेसर के अंदर अगर मैं बात करूं तो कंप्रेसर में ओवरऑल वॉल्यूम हम फिक्स्ड रखते हैं, जिसकी वजह से मेरे पास प्रेशर इंक्रीज होता जाता है और जो गैस है उसका प्रेशर इंक्रीज हो जाता है विद रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम। तो कंप्रेसर के अंदर भी जो मास फ्लो हो रहा है वो ओपन सिस्टम के अंदर कैटेगराइज हो जाता है। इसी तरह टर्बाइंस में, देन नोजल्स में और भी डिफरेंट कैटेगरीज हैं और डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिसके अंदर हम ओपन सिस्टम या कंट्रोल वॉल्यूम को क्लासिफाई कर रहे होते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम क्या चीज़ है? प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम बेसिकली किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को जो चीज़ डिफाइन करे उसे हम प्रॉपर्टी से डिफाइन करते हैं। दो तरह की प्रॉपर्टी हमारे पास इंक्लूड होती है सिस्टम के अंदर, एक इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, सेकेंड इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज बेसिकली वो प्रॉपर्टीज जो कि मैटर की क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड ना करें, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है। जैसे लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, डेंसिटी, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, मेल्टिंग पॉइंट, ये तमाम मेरे पास इंटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। जबकि दूसरी जानिब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या चीज़ है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज जो कि मैटर की क्वांटिटी पे, उसके साइज पे, उसके मास पे डिपेंड कर रही हो, वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज में आ जाते हैं। जैसे लाइक टोटल मास, टोटल वॉल्यूम, टोटल मोमेंटम, ये या एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी आर एन एग्जाम्पल ऑफ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। ओके, यहाँ तक मेरी स्लाइड एंड होती है। एंड बाकी इस स्लाइड का डिस्क्रिप्शन में मैं आपको आप लोगों को इंशाल्लाह लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। और बाकी ये जो थर्मोडायनेमिक्स का जो आउटलाइन है, जो हम पूरे कोर्स को कवर अप करेंगे, किन किन टॉपिक्स को हम कवर अप करेंगे इस लेक्चर, इस पूरे ओवरऑल अपने यूट्यूब चैनल्स के अंदर